आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और चैनल ने भी आज अपना 1 वर्ष पूरा किया है। उसमें आप लोगों ने अपना जो भी योगदान दिया है उस सभी के लिए आप सभी का बहुत ही दिल से अभिनंदन। आज हम जिस कुंडली का विश्लेषण करेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा अजीब सा केस था। केस ये था कि जातक ने सवाल ये किया, मेरा लगन 3 नंबर से होगा या 2 नंबर से होगा, और हिंट ये दी गई कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई एक क्रिमिनल केस क्रिएट हो गया है। देखिए, अगर कहीं पे भी क्रिमिनल केस जैसी कंडीशन आती हो तो ऐसे में हम सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि लगन जो होगा, फर्स्ट हाउस जो होगा, उसके दोनों तरफ बराबर मात्रा में ग्रह बैठे होंगे। जैसे इस कुंडली में 2 ग्रह सेकंड हाउस में है तो 2 ही ग्रह 12th हाउस में भी है। अगर यहाँ पे ये संख्या चेंज हो जाती, किसी एक में 3 हो जाते या किसी एक में 1 हो जाते, मतलब कम हो जाते या ज़्यादा हो जाते, तो फिर एक चांस बन जाता है कि केस चले और केस चलने के बाद चीज़ें फेवरेबल हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर बराबर मात्रा में आ जाए तो फिर केस होना और सजा होने तक की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो लगन जो बन रहा था वो इस आधार पे वृषभ बन रहा था। यहाँ पे अगर हम डिग्री वाइज जाएंगे तो क्योंकि वृषभ लगन के अंदर आखिरी की डिग्रियां मिलेंगी, तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो बनेगी मंगल का मिड पॉइंट लॉर्ड निकल के आना। मृगशिरा नक्षत्र, स्वामी बनेंगे मंगल। मंगल इस कुंडली में अपनी राशि में तो है लेकिन 12वें भाव में है। मैंने पहले भी कहा है, जब कभी भी फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट का रिलेशन आपके 12th से होता हो तो मानसिक परेशानियां या तो हॉस्पिटल या फिर जेल, ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादा बेटर कंडीशन होती है वो होती है विदेश, नहीं तो फिर चैरिटी। तो इतनी चीजें यहाँ पे मंगल के आधार पे हम फिक्स कर सकते थे। अब देखिए, यहाँ पे जिस सवाल के जवाब को ढूंढना है या जातक भी जिस सवाल के जवाब को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वह असल में लगन कुंडली से मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसको खोजने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा एक माइथोलॉजी को पकड़ के चलिएगा। देखिए, भीष्म पितामह ने अपने तात्कालिक जीवन में, उसी जीवन में एक कर्म को किया था और उस कर्म की जो सजा थी वो उन्हें उसी जीवन में मिली। लेकिन जिस इंसान ने, जिस प्राणी ने ये सजा दिलवाई, उसके लिए वो जन्म, वो तात्कालिक जन्म नहीं था। ध्यान से सोचिएगा, महाभारत के अंदर जब भीष्म पितामह और श्रीखंडी वाली बात आती है तो वहां पर एक स्पेसिफिक कर्मा को डिफाइन किया गया था कि भीष्म पितामह ने जाने अनजाने जिस भी वजह से किन्हीं का अपहरण किया, उसके बाद उन्होंने यानी अंबा जी ने अपने बार बार जन्म लेते लेते अपने आप को पुरुष बनाने का प्रयास कर दिया। इसलिए कहीं ना कहीं जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो जहां पर कि कोई अननोन पर्सन से कोई इवेंट क्लिक हो जाती हो, तो फिर वहां पर आपको पास्ट लाइफ चार्ट्स के अंदर भी फॉर्मेशन समझनी होती है। अगर सेम उसी बर्थ की इवेंट है तो सीधे सीधे अपने को मालूम हो जाता है कि हाँ, किसी की अपने से एक जाति दुश्मनी है और वो चीज़ वहाँ पे काम कर रही है। एक तो ये होता है। दूसरा जो चीज़ है वो भी वहाँ पे देखने को मिलती है कि जहाँ पे श्री कृष्ण जी की जो मृत्यु है वो एक तीर लगने से हुई है। वो भी फॉर्मेशन यही है कि पास्ट बर्थ में बाली को जैसे मारा है, इस जन्म में वो कर्ज खत्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहलाती हैं कार्मिक फॉर्मेशन में डेब्ट्स, जो कि कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब ये कुंडली आई तो इस कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनता है जो कि ये बताता है कि हाँ, चांस है कोर्ट कचहरी का। अगर आप मेरे
पीछे के काफ़ी पुराने एक वीडियो में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि शनि और केतु की युति थी, उस समय 10th हाउस में थी। तो कहीं न कहीं जब भी शनि और केतु की युति हो रही है, तो ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि 45 के बाद, एज ऑफ 45 के बाद कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी अड़ंगे ज़रूर फँसते हैं, जो कि एक आध बार कोर्ट कचहरी तक पहुँचा देते। तो यहाँ पे भी ये युति है, इसीलिए पूरी तरीके से ये संभावना बनती थी। दूसरी चीज़ कि सूर्य जैसा जो ग्रह है, जिससे हमें सरकारी कार्य में मदद मिलती है, वो इस कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में सूर्य को अच्छा माना जाता है, लेकिन सूर्य सरकार के कारक हैं और अगर वो नीच राशिस्थ हो जाए तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है। दूसरी बात है, पंचम भाव को हम लेते हैं पूर्व पुण्य के लिए। तो जो बुध हैं वो आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो कि परेशानियों को दर्शा रहे हैं। वक्र होने के कारण 50% वो 5th हाउस का रिजल्ट कर सकते हैं और 50% वो 6th हाउस का रिजल्ट करेंगे। इस वजह से परेशानियां भी चलेंगी और थोड़े बहुत कोई हल्के फुल्के उपाय भी हो सकते हैं। इसी तरीके से शनि भी वक्री हैं, तो सेकंड हाउस में भी उनका रोल रहना है और 50% लगन के अंदर भी देखेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह को हम ऐसा मानते हैं, ग्रह उस समय अपनी स्पीड को तेज कर देते हैं, इसलिए एक राशि पीछे भी प्रभाव रहता है और जिस राशि में बैठे दिखते हैं उसमें तो प्रभाव रहता ही रहता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम मंगल को देखें, वो भी वक्री हैं, तो उनका प्रभाव 12वें भाव में भी है, साथ ही साथ 11th हाउस में भी है। तो ये चीज़ें तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखिए कि इस कुंडली के अंदर मेन क्वेश्चन ये है और बात भी ये है कि किसी बात को लेकर अचानक से कुछ झगड़ा हुआ या जो कुछ भी हुआ, गुस्से में आकर जातक से कुछ हो गया, जिसकी वजह से पूरा कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया। अब जो उन्होंने ड्यूरेशन दी है, वो ड्यूरेशन दी थी 2020 के आसपास। तो 2020 के आसपास जब हम आए तो हमारे को इनकी दशा नजर आती है गुरु की। अब गुरु की जो दशा है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो गुरु इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव 11th हाउस के लॉर्ड हैं और नीच राशिस्थ होके बैठे हुए। 2020 के आसपास अगर बात करें तो उस समय पर कहीं ना कहीं गुरु का जो गोचर था वो भी इसी राशि के इर्द गिर्द था। तो महादशा के अंदर ये फॉर्मेशन तो नजर आता है, लेकिन गुरु जैसा ग्रह नीच राशिस्थ हो जाए तो वो क्या गुस्सा दे सकता है, एग्रेशन दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर गुरु नीच हो जाए तो क्या होगा? गुरु बेसिकली क्या है? गुरु एक विवेक है, जो कि किसी भी चीज में सही और गलत को पता करने में मदद करता है। इसीलिए हम जब कभी भी जजेस की कुंडलियों को देखते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग जुपिटर की मांग करते हैं। तो गुरु का नीच राशि होना और उस पर्टिकुलर पीरियड में भी गुरु का नीच राशि ही होना, इस बात का सीधा सा इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं पे जो विवेक है, जो संयम है, वो नहीं बरत सके हैं और उसकी वजह से हमें लॉसेस देखने को मिले। अब देखिए इस फॉर्मेशन को, इस चीज को समझना कैसे। पहले तो नवमांश में देखें तो नवमांश में हम देखेंगे कि गुरु जो है वो जाके बैठ गए हैं 1 नंबर की राशि में। ठीक है, 1 नंबर की राशि में बैठ गए हैं गुरु, तो 1 नंबर की राशि बेसिकली लगन कुंडली में 12th हाउस से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे ये चुनौतियां तो दे सकती है 12वें से। गुरु की दशा ऐसे कंडीशन में 12वें से चुनौती दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं जिस चार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा इस बर्थ का तो है, लेकिन इसका कनेक्शन हमें कहीं पास्ट बर्थ इवेंट से कनेक्ट करना होता है। तो हम उसके लिए यूज करते हैं डिविजनल चार्ट 60 षष्ठ्यांशा। अब षष्ठ्यांशा में जाने के साथ साथ पास्ट बर्थ दशा को भी देख लीजिएगा। तो जब हम पास्ट बर्थ दशा में आए तो 2012 से लेकर 2029 तक आप राहु की दशा में चल रहे थे और अचानक से होने वाले काम आखिरकार कौन रिप्रेजेंट करता है? सडन इवेंट्स हमेशा राहु या केतु बताते हैं। तो राहु की पास्ट बर्थ की एक दशा चल रही है और
राहु जो है वो कहीं ना कहीं इस चार्ट में कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप को 12th हाउस से। उनका राहु का 12th हाउस से कनेक्ट होना, मान सकते हैं हम कि ये जो D60 का चार्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम वेरिएट भी कर जाए और वो 12th से हट जाए तो भी। दूसरी चीज़ को समझिएगा, शनि वक्री थे और वक्री हैं। जब शनि वक्री हैं, एक घर पीछे के कंसेप्ट में जाएंगे तो राहु और शनि की युति क्रिएट हो जाएगी। राहु और शनि की युति भी क्रिएट होगी तो भी फॉल्स लिटिगेशन, झूठे आरोप लगकर भी केस क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि राहु का काम है मायाजाल क्रिएट करना, शनि का काम है कर्म कर जाना। तो इसमें क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं D60 में और राहु की तरफ मूव कर रहे हैं, ये कंडीशन क्लियर कट बन रही थी जो कि प्रॉब्लम दिखा रही थी। इसी तरीके से जब हम अंतरदशा की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि 2020 के अंदर ही केतु और मंगल जैसे ग्रहों का फॉर्मेशन है। केतु जो है वो डिविजनल चार्ट 60 में छठे भाव में बैठे हैं, किसी बात की दुश्मनी हो जाए, किसी बात के लड़ाई झगड़े हो जाए। और मंगल जो है वो अष्टम में बैठे हैं। मंगल भी कहीं ना कहीं माने जाते हैं एंगर और एग्रेशन के लिए। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यानी कि राहु की महादशा में और 2019 से लेकर 2021 के बीच के पीरियड को अगर हम एक डेडलाइन के तौर पे देखें तो ये पीरियड एंगर और एग्रेशंस को किसी न किसी वजह से क्रिएट करने में सक्षम था और इस वजह से जो पर्टिकुलर एक इवेंट, एक एक्शन आपने कर दिया वो हुआ है। अब ये जो चीज़ है जो कि अचानक से एंगर एग्रेशन में आके हमने इवेंट करी, इसे हमने पास्ट बर्थ चार्ट से कनेक्ट कर दिया। अब प्रेजेंट वाले से आप इसमें सिर्फ इस चीज़ को चेक करें, क्योंकि अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम की फिर सजा तो क्रिएट होती है। तो गुरु का जो फॉर्मेशन है उसको आप ध्यान से देखो, दशा आपके ऊपर 2033 तक गुरु की है। इसमें से जब ये फॉर्मेशन हुआ था 2020 आप ले रहे हो तो गुरु और शनि थे, चल रहे थे। गुरु और शनि जब चल रहे हैं, इसके बाद 2022 के मई के बाद ये खत्म होंगे। अब गुरु में अगर इन चीज़ों को लेके कोई फंसाने के काम करे, कोई परेशान करने का काम करे तो ये कब होगा? तो परेशान करने का काम करे तो ये होने की संभावना आपके पास आती है केतु या फिर शुक्र के पीरियड में, क्योंकि इन दो ग्रहों का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहा है। कैसे? गुरु से या तो छठे या तो 12वें। तो ये दो ऐसी दशाएं हो सकती हैं जो आपको, या जो डिसीजन है वो आपके अगेंस्ट में लेके जा सके। इस चीज को आप यहां से समझ सकते हैं कि कभी कभी लगन कुंडली में डायरेक्टली जब आप इवेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे वो चीजें डायरेक्टली पकड़ में नहीं आती, लेकिन उनको हमें स्पेशल चार्ट्स, क्योंकि बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स दिए गए हैं, जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से उस इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट में जाके उस इवेंट को चेक करना होता है। मान लीजिए आप अपने नवमांश से इस इवेंट को जोड़ के देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका नवमांश है उसके अंदर आपके जो शनि हैं वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में। वहां तक तो अच्छे थे, लेकिन फिर से वक्री होने के कारण केतु के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। केतु के साथ संबंध स्थापित करेंगे, लगन में भी कर रहे थे, नवमांश में भी अगर वो स्थापित होता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में काउंट होगा। और जब ये योग स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में काउंट होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंजिंग होगा। दूसरा, नवमांश में एक स्पेशल केस होता है, अष्टांशा कह सकते हैं या उसको निधांशा में कह सकते हैं, शब्दों के अभी हेरफेर में नहीं जाता मैं, लेकिन इस चीज को देखने की कोशिश करिए कि आपके लगन कुंडली में 8वें भाव में जो राशि बैठी है उस पर्टिकुलर राशि में आपके नवांश में अगर कोई ग्रह आके बैठ गया है तो उस पर्टिकुलर ग्रह के पीरियड में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जब चल रही हो तो लाइफ के ऊपर बड़े बदलाव और इवन की
काफ़ी ज़्यादा थ्रेट भी महसूस हुआ करते हैं। आप जब नवमांश को पढ़ेंगे तो नवमांश के अंदर ये चीज़ स्पेसिफाई होती है कि आप ये ज़रूर चेक करें कि आपके लगन कुंडली में जो 8वां घर है उसमें आने वाली राशि, उस पर्टिकुलर राशि के अंदर नवमांश में कोई ग्रह मौजूद ना हो। नहीं तो ये एक ऐसे योग का निर्माण करता है जहाँ पे कि इंसान को अकेला रहना पड़ जाता है। पर्टिकुलरली कुछ एग्जाम्पल्स जब यूज होते हैं तो इंदिरा गांधी जी के होते हैं और महात्मा गांधी जी के होते हैं। वहाँ पे उनको जब लास्ट टाइम था, यानी आखिरी का जब उनका जीवन का वक्त था, उस समय जब उनकी हत्याएं हुई हैं दोनों केसेस में, वहाँ पर उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। इस तरीके से एक एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस को लेके दिया गया था कि नवमांश में लगन कुंडली का जो 8वां भाव है उसमें आने वाली राशि में अगर कोई ग्रह, और खासकर स्पेसिफिकली लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस लॉर्ड आ जाए तब वो केस होता है। तो हम वहाँ पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे केतु की मौजूदगी और शनि का 50% वहाँ पे जाना, ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस सवाल के जवाब को आप खोजने का प्रयास कर रहे हैं कुंडलियों के अंदर, उसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। धन्यवाद।